Okay, so in this question, if the certain transistor से आया वो क्वेश्चन है, has the IC is the collector current 15 milliampere and the IB which is base current equal to 167 microampere, then the beta DC यानी करंट गेन का क्वेश्चन है। जनरली ये टॉपिक जो है क्लास 12th के जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें से ओमिट कर दिया गया है, बट ये पीवाई क्यूज का क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं कि करंट गेन कितना होगा। बेटा करंट गेन तो होता है हमारे ट्रांजिस्टर का आईसी अपॉन में आईबी, है ना। ट्रांजिस्टर एक वही थ्री टर्मिनल हमारे पास डिवाइस होती है जिसका एक हमारे पास बेस, इधर इमीटर और इधर हमारा कलेक्टर जंक्शन। ये है इमीटर है, ये कलेक्टर और ये हमारे पास बेस है। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उससे कलेक्टर करंट, और इमीटर सर्किट में जो फ्लो होगा उससे इमीटर करंट, और बेस में जो फ्लो होता है बेटा उससे बेस करंट कहते हैं। तो करंट गेन निकालने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। सिंपली आईसी अपॉन में आईबी कर दीजिए। आईसी की वैल्यू हमारे पास है 15 मिली एम्पियर, तो वी कैन राइट 15 इंटू 10 के पावर -3 फॉर मिली, एंड द बेस करंट रेशियो में दिया है तो बेस करंट हमारे पास है 167 इंटू 10 की पावर -6। तो -6 यहाँ पे -3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 15 इंटू ये 10 की पावर 3 को ऊपर पहुंचा देते हैं तो प्लस का हो जाएगा अपॉन में 167। ठीक है, अगर इसे और फाइनली सॉल्व किया जाए तो वी विल गेट 89.82 के आसपास हमारा गेन आएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो अप्रोक्स हम इसका आंसर लगाएंगे 90। 90 टाइम्स ये करंट को इंक्रीज कर देगा ना, कलेक्टर करंट 90 टाइम्स ज्यादा होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बट ये टॉपिक जो है ये ओमिट कर दिया गया है। सो इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेटा कि द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ रेडियम इज गिवन 1.13 into 10 की पावर -9 per second. How much time a given sample would take to produce 1/10 of its original value? सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा फॉर्मूला कि जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस उसमें जो रिमेनिंग है वो एन टी टी टाइम बाद वो कितना बचेगा। तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू द पावर माइनस लेमडा टी, जो हमारा फॉर्मूला है इसे कैलकुलेट करेंगे। इन्होंने कहा 1/10, तो हम एन नॉट का 1/10 ले लेंगे। एन नॉट 1/10 इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। हमें टाइम कैलकुलेट करना है। एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास बचा है 1/10 इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस लेमडा टी। तो मैं इसे अगर दोनों तरफ लॉग ले लूँ, यहाँ पर ln ले लेते हैं हम, तो ln हो जाएगा मेरे पास, यानी कि इसको इधर बचेंगे तो ये हो जाएगा ln 10⁻⁻1, है ना। ln 10 की पावर क्या लेंगे -1, इधर मेरे पास बचेगा माइनस लेमडा टी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं तो माइनस ln टी 10 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेमडा टी, एंड माइनस से माइनस कैंसिल। सो टी वी कैन फाइंड ln 10 अपॉन में लेमडा। तो ln 10 की वैल्यू वही हमारी 2.30 जो होती है वो पुट करेंगे, एंड लेमडा की वैल्यू जो यहाँ पर गिवन है 1.13 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। और फर्दर जो मेरे पास आंसर आएगा बेटा, उस आंसर को मुझे, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स में दिया है तो डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा उसे डिवाइड किया जाएगा, जो मेरा टाइम आएगा उसे डिवाइड करना पड़ेगा हमें 365 डेज इंटू 1 ईयर, है ना, तो ईयर में बदलना है, इंटू 24 आवर्स इंटू 1 आवर्स में 3600 सेकेंड। तो इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा, वो होगा 64.5 ईयर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन में कहा गया है टू नॉन नल वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी, ये वेक्टर है इनके ऊपर बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉडुलस आपस में बराबर है, तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो हम एक काम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दिया है बच्चे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इज इक्वल टू हमारे पास दिया है ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, इधर मेरे पास ए वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा बी वेक्टर का स्क्वायर, यहाँ पर आएगा +2 ए वेक्टर और यहाँ पर बी वेक्टर। सेम एज इट इज स्क्वायर को ओपन करिए तो यहाँ पे आएगा बेटा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2 ए वेक्टर डॉट और बी वेक्टर।
सो ए वेक्टर से ए वेक्टर और यहाँ पे बी वेक्टर के स्क्वायर है, बी वेक्टर के स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 2ab और इधर माइनस का 2ab दोनों तो एक तरफ ले आए तो ये होगा 4a वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास 4 को उधर भेज दें तो a वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर यहाँ पर दिए हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब a परपेंडिकुलर है b पर, है ना। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी उनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो क्वेश्चन पूछा गया है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन द डिस्टेंस स्टार if the distance between the objective lens and eyepiece is 2.5 meter and the power of eyepiece is 4D, है ना, eyepiece की पावर 4 डायोप्टर है। और चार ऑप्शन मुझे यहाँ पर दिए गए हैं कि पावर ऑफ ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग पावर इसके 90 है, कि पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज प्लस 0.44D है, या फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 7.5 है। तो फर्स्ट हम फोकल लेंथ फाइंड कर लें ऑब्जेक्टिव लेंस की, वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो जो डेटा गिवन है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस प्लस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, इन दोनों को जोड़ा है तो ये लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है जो मुझे गिवन है। कितनी दी हुई है बेटा, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 2.5 मीटर इज इक्वल टू आईपीएस। देखें आईपीएस की पावर मुझे यहाँ पर दी है, अगर पावर और फोकल लेंथ का रिलेशन आपको याद है तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, यानी कि 1/4, है ना। ये हमारे पास फोकल लेंथ दी है तो पुट एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से एफ ओ मुझे पता चलेगा, है ना। जरा एफ ओ को निकालते हैं। सो एफ ओ इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1/4, यहाँ से 2.5 माइनस का 1/4, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा 10, 10 माइनस 1/4 इट इज 9/4। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस 9/4 है। अगर मैं इसकी पावर देखना चाहूँ तो पावर क्या होती है बेटा, पावर रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ की, यानी कि फोकल लेंथ 9/4 है तो पावर होगी 4/9। अगर इसे फर्दर सॉल्व करो तो 0.44 डायोप्टर, ठीक है। तो जो पावर है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस की वो 0.44 डायोप्टर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। Okay, in this question, a sphere of radius 16 centimeter is charged at the potential difference of 1500 volt. Calculate the charge on the sphere. तो suppose हमारे पास एक sphere है जिसका potential इन्होंने दिया है 1500 volt, उसका potential है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यदि कोई स्फीयर हो जिसकी रेडियस r है तो उसका पोटेंशियल होता है k q by r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। Q उस पर चार्ज होगा, K क्या होता है बेटा, K की वैल्यू हमें हमारे पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जनरली, और इसकी वैल्यू देखा जाए तो 9 × 10⁻⁹ होती है। R जो है उसकी रेडियस है। यहाँ से मुझे चार्ज पूछा है तो जरा चार्ज को निकालते हैं, तो इधर हम लिखेंगे 1500 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, यहाँ पर बेटा Q अपॉन में R है, ठीक है। आर को उधर भेज देते हैं तो ये मेरे पास 1500 इंटू आर को यहाँ भेजा तो 16 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में लिखने के लिए 10⁻⁻2 अपॉन में वो जो नंबर है 9 × 10⁻⁹ वो नीचे आ जाएगा, दैट विल बी चार्ज। हमें चार्ज पता चलेगा। इसे यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये 3 3 जा 9 हो गया, ये 3 5 जा 15 हो गया, यहाँ पर 500 एंड फिर 3 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड दिस इज 20। तो इसे मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पर आया 10 की पावर कितना बचेगा, 20 है तो यहाँ 1000 हो जाएगा, 10,000 है ना, 3 और एक 40, तो यहाँ 10 की पावर 4 बनेगा, यहाँ पर 2 है तो 10 की पावर 2 प्लस का, और ये नीचे वाला माइनस +9 ऊपर जाएगा तो -9, तो आंसर इज 1 × 10⁻⁻7 कूलॉम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है गोले के ऊपर टोटल चार्ज। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है, मैन रनिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u on a straight road sees a bus just start when is at the distance x from him. If the acceleration of the bus is f, then the what
what is the maximum possible value of x that would enable to man catch the bus? तो ये बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें एक आदमी है बस से x डिस्टेंस पर खड़ा है और u वेलोसिटी से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। बस जो है वो जस्ट स्टार्ट हुई है, बस का एक्सेलरेशन f है, यानी कि बस भी चल रही है। तो अगर मैं t टाइम में आदमी कितना चलेगा, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, तो मैन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो u इंटू टी, यू इज द स्पीड, और उसे कवर कितनी करना है, उससे पहले तो ये x डिस्टेंस कवर करना है बेटा, और फिर वो जो बस आगे बढ़ जाएगी, बस कितना आगे बढ़ जाएगी, हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर, यहाँ से हम निकालेंगे क्योंकि इनिशियली रेस्ट में था u को 0, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस इज हाफ ऑफ एफ ऑफ टी स्क्वायर। इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बनेगा हाफ ऑफ एफ टी स्क्वायर, इसे यू टी को इधर ले आए तो माइनस ऑफ यू टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ मैक्सिमम वैल्यू, तो मुझे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है उसे ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 से भी काम बन जाएगा। हमें लिखना चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 से बराबर बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे लिखूं तो ये मेरे पास आएगा यू स्क्वायर दैट इज बी माइनस 4 इंटू, इन प्लेस ऑफ ए हमें लिखना है 1/2f, ये रहा हमारा a, एंड c की जगह मुझे x लिखना है। मैं अगर मैक्सिमम लेना चाहता हूँ इसको इक्वल टू के 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने हैं बेटा, यहाँ पर इसे 2 से इस 4 को कैंसिल किया जा सकता है और 2 टाइम आएगा, तो ये मेरे पास आ गया यू स्क्वायर, अगर उधर जाए तो यू स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एफ, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यू स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ एफ, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, जिससे वो बस को पकड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। या बी प्रिंट हुआ है, ये है डी ऑप्शन। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है व्हाट इज द स्टेट ऑफ एन आइडियल डायोड इन अ रीजन ऑफ नॉन कंडक्शन। नॉन कंडक्शन रीजन में आइडियल डायोड की क्या स्टेट होगी, अनडिफाइंड, शॉर्ट सर्किट, अनप्रेडिक्टेबल एंड ओपन सर्किट। ऑप्शन नंबर डी। भाई जब वो नॉन कंडक्शन मोड में आपका डायोड है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना, रिवर्स बायस में होता है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या लेंगे, डायोड जस्ट बिहेव लाइक अ open switch या open circuit. So in this question, a metallic wire has a stress under the application of a load. So the longitudinal stress is S1 and the longitudinal stress is S2. The elastic potential energy of the system per unit volume. Elastic potential energy पूछिए per unit volume में कितनी होती है बेटा, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है हाफ ऑफ, आप ऐसे भी याद रखें, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हाफ है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, उससे निकाला जा सकता है पर यूनिट वॉल्यूम में। एनर्जी बता रहे पर यूनिट वॉल्यूम में 1/2। स्ट्रेस कितनी दी है बेटा, तो स्ट्रेन दिया है S2, स्ट्रेस दी है S1, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, हाफ ऑफ S1 इंटू S2। दिस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। So in this question, two resistance when connected in series have a resistance of 20 ohm, ये ohm है बेटा, and when connected in parallel, the resistance is 4.8 ohm. Find the value of each resistance. So series combination हमारे resistance का R1 plus R2 हुआ होगा और उसका उन्होंने value दिया है 2 ohm है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम करते हैं बेटा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, दो रेजिस्टेंस है इसलिए मैंने एलसीएम लेकर इसको लिखा है और इसकी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 4.8 ओम। अगर मैं इक्वेशन 1 से R1 प्लस R2 को इक्वेशन नंबर 2 में डाल दूं तो यहाँ से मेरे पास एक टर्म बनेगी R1 R2 इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा 20, इधर 4.8 के साथ 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट विल बी इक्वल टू 96, है ना। 96 आया हमारे पास R1 R2, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जरा इक्वेशन थर्ड को देखिए, इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो इन प्लेस ऑफ R2 मैं लिख सकता हूँ 96 अपॉन में R1 इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास 20, एलसीएम लेते हैं तो ये मेरे पास आएगा R1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा बेटा 96 इज इक्वल टू, इधर से आएगा 20 तो 20 हो जाएगा 20 R1। इसे सॉल्व करें तो R1 स्क्वायर
-20R1 प्लस 96 इज इक्वल टू 0। और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अगर मैं इसमें देखूं बीच का फैक्टर अगर मेरी टर्म को एक्सप्लिट करे तो एक मेरे पास आएगा बेटा -12 और एक मेरे पास आएगा 8। यहीं से मैं गेस करके लिख सकता हूं क्योंकि 12 इंटू 8 96 और 12 -8 दोनों को जोड़े तो -20। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें एक वैल्यू है 12 ओम और दूसरी वैल्यू है 8 ओम। तो करेक्ट आंसर भी इसका ऑप्शन बी ही है। So, in this question, two Carnot engine operate in series. Series में दो Carnot engine work कर रहे हैं. The first engine received the heat at a temperature of 852 degree centigrade and reject to the reservoir at T degree centigrade. The second engine received the heat and reject the heat to the reservoir at 47 degree centigrade. It is observed that the efficiency of the engines are equal. Find the value of T, है ना। तो दो इंजन है, मान लेते हैं कि एक फर्स्ट इंजन है जिसका यहाँ से टेम्परेचर है ये T1 और ये टेम्परेचर यानी कि रिजर्वायर का T2 टेम्परेचर है। ऐसे ही ये फिर T2 से हीट लेता है और रिजर्वायर यानी कि T3 को देता है। ये दो इंजन अगर मैं समझूं तो इस प्रॉब्लम में यहाँ पर टेम्परेचर इन्होंने कहा है कि 852 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो फर्स्ट तो इसे केल्विन में लिख लें। केल्विन में लिखने के लिए +273 इसमें ऐड कर देना है। तो दैट टेम्परेचर इज 1125 है ना केल्विन। इससे ये फर्स्ट इंजन हीट लेता है और T2 हीट इसको देता है। और यहाँ पर ये T3 जो है ये है 47 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसे मैं केल्विन में लिखना चाहूँ तो दैट शुड बी इक्वल टू प्लस वही 273 कर दीजिए तो दैट विल बी इक्वल टू 320 केल्विन। ठीक है, ये दो टेम्परेचर है। ये मेरे पास T1 है और ये मेरे पास T3 टेम्परेचर है। समान लेते इफिशियंसी बराबर है। तो कॉर्नट इंजन की इफिशियंसी का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन टेम्परेचर कौन सा बेटा T2 बाद वाला टेम्परेचर अपॉन में T1 इनिशियल टेम्परेचर। और दूसरे इंजन की एफिशिएंसी लिखे तो 1 माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा T3 फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है T3 और यहाँ पर टेम्परेचर ये कितना था T2। इसे सॉल्व करें 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा T1 T3। तो T2 यानी कि ज्योमेट्रिक मीन आपको निकालना है दोनों टेम्परेचर का T1 और T3 का। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा 1125 एंड T2 की वैल्यू है 320। सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 600 कैलविन। और 600 कैलविन जो कि ऑप्शन में नहीं है क्योंकि आंसर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिए हुए हैं। तो फिर इसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसमें से माइनस करेंगे -273। तो आवर ऑप्शन इज 327। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में लिखे तो ये आएगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।